हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सीखे थे। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। इसमें भी बहुत ही अच्छी बातें सीखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सीखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर इंटीग्रेशन जनरली पूरी जनता का एक हैवी पार्ट होता है। जो सोचते हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, सर कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ऐसे ही इंटीग्रेशन एलिमेंट्री कैलकुलस वाला सर ऐसे ही प्रॉब्लम रहता है। और वेक्टर इंटीग्रेशन आ गया, डबल इंटीग्रल, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, डबल, ट्रिपल, पता नहीं क्या क्या। एक मार्केट में ना इस तरह से हवा बनाया हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं है। आराम से सीखिए, सारे प्रॉब्लम बनेंगे और यकीन मानिए इसके प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। फिर आप मांग मांग के सॉल्व करोगे, अरे मेरे को वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, बहुत मज़ा आता है। देखो, एलिमेंट्री कैलकुलस का जो आपका बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन का रूल्स होता है, सेम टू सेम वही एप्लीकेबल है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो कहाँ कहाँ चेंजेस है वो सब चीज़ हम लोग अच्छे से तरह से देखते हैं। लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 11th और 12th का बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये आपको आता है, तभी आप इस कोर्स को देखिएगा। वरना अगर आपको इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो फिर क्या मतलब है फिर वेक्टर इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से रिकैप करिए। बेसिक फंडामेंटल, ज़्यादा भी जेई मेंस एडवांस वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं। आपको छोटे मोटे फॉर्मूलाज जो फंडामेंटल्स लेवल के होते हैं वही पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स। और एक बात और, आपको पता है कि जब भी मैं कोई भी चीज़ अगर लिखता हूँ बोर्ड पे तो हर चीज़ का एक पर्पस होता है। तो आप भी मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, पीडीएफ मांगते हैं, तो प्लीज़ पीडीएफ मांग करके पढ़ लेना वो सही तरीका नहीं है। और अगर मांगोगे भी तो अभी हम लोग उतनी औकात हमारी नहीं है कि हम लोग पीडीएफ भी बनाएं प्रोवाइड करें। लेक्चर से ही काम चलाइए अभी फ़िलहाल। और एक सही तरीका भी है, क्योंकि अगर आप लेक्चर से पढ़ करके आप खुद से समझ के अपने से नोट्स बनाते हो ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर दैन कि किसी का नोट्स पढ़ लिया। मैं कभी भी, मुझे समझ कितना भी अच्छा से लिखा रहेगा ना कोई नोट, तुम देख लो ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 सबके नोट्स पढ़े हैं, मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ सूट नहीं करता। जब तक मैं खुद से ना पढ़ूँ, खुद से नहीं समझूँ और खुद से नहीं नोट्स प्रिपेयर करूँ, वो मेरे को सूट नहीं करेगा। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर आपको सूट कर रहा है तो वही फॉलो करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ फॉलो करो। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो मुझे खुद प्रेफर्ड लगता है कि मैं खुद से पढ़ूंगा, समझूंगा, तब मैं नोट्स प्रिपेयर करूंगा। तो फिलहाल इस लेवल पे अभी हमारा वैसा फाइनेंस वैसा भी नहीं है। वी आर नॉट दैट रिच कि हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करा दें आपको। आने वाले समय में हो सकता है आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ करा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप लेक्चर से काम चलाइए। ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स। ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स में मान लीजिए लेट आर ऑफ यू। यहाँ पे आप जब कभी भी बात होगी आर ऑफ यू, तो आपको हमेशा ये एज्यूम करके चल रहा है ये सब वेक्टर्स की बात हो रही है, वेक्टर्स की ही बात हो रही है और किसी चीज की नहीं। आर ऑफ यू एक वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर आप फंक्शंस बोल सकते हो, वेक्टर बोल सकते हो। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स में जाना है, एक्स वाई और जेड में। तो सब का कंपोनेंट्स हमको पता है कि किस तरह से लिखा जा सकता है। आई जे और के टर्म्स में एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट और जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट। मोर ओवर जो आपका इंडिविजुअल है R1 R2 R3, ये सारे आपके फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शंस हैं? ये सब आपके u के फंक्शंस हैं। इंडिविजुअली ये सारे क्या हैं? u के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो मैंने एक मान लिया एक वेक्टर r ऑफ u इज इक्वल टू r1u i कैप प्लस r2u कैप r2u j कैप प्लस r3u k कैप बी अ वेक्टर डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल स्केलर वेरिएबल। तो यहां पे हम लोग तो सिंगल वेरिएबल की अगर बात करें, अगर प्रॉब्लम में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना हो तो एक से अधिक वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे पार्शियल वगैरह में, वो अभी साइड करिए। क्योंकि यहां पे आपको बोल दिया ना सिंगल स्केलर वेरिएबल, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात होगी, इसीलिए नाम आया है ऑर्डिनरी। आप ये मास्टर हो चुके हैं। ऑर्डिनरी वर्ड कब आता है? जब एक वेरिएबल होता है। पार्शियल कब आता है? जब एक से अधिक वेरिएबल होता है। तो यहां पे हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं ये एक सिंगल वेरिएबल का है, जिसमें से R1u R2u R3u ये सारे क्या है? सपोज्ड कंटिन्यूअस इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल। ये सब भी हम लोग सीख चुके थे। ये सब कुछ इंटरवल्स में कंटिन्यूअस रहेंगे।
और हम लोग ये भी बात की, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जरूरी नहीं कि सारे फंक्शंस थ्रू आउट अनंत तक कंटिन्यूअस रहेंगे। अरे कैसे पॉसिबल है? थ्रू आउट कुछ कुछ इंटरवल्स में कंटिन्यूअस रहेंगे, लेकिन जितने भी इंटरवल्स में कंटिन्यूअस रहे, एक ही मैंडेटरी कंडीशन है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, कि वो कंटिन्यूअस फंक्शंस ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपका R1, R2, R3 ये सारे सपोजिडली कंटिन्यूअस होने चाहिए किसी भी एक स्पेसिफाइड इंटरवल पे। अगर वैसी बात है तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए। इंटीग्रेशन का सिंबल आप जानते हो, तो बड़ा सा इस तरह से सांप जैसा इंटीग्रेशन का सिंबल बनाइए। इंटीग्रेशन R ऑफ U किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो? ऑब्वियसली जिस वेरिएबल का वो फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है। अगर ये वाला फंक्शन आपका u का है तो आप इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में करोगे, ऐसा थोड़ी है आप x के रेस्पेक्ट में कर दोगे। ये तो u के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? u के। तो इसीलिए क्या टर्म आएगा? du आएगा। ये तो समझ में आया। तो इंटीग्रेशन R ऑफ U du को क्या लिखोगे आप? I कैप इंटीग्रेशन R1U du प्लस J कैप इंटीग्रेशन R2U du प्लस K कैप इंटीग्रेशन R3U du। मैंने कुछ नहीं किया, यही वाला फंक्शन उठाया और ये सब पे इंटीग्रेशन लगाया। तो जब भी आप इंटीग्रेशन लगाते हो तो सिर्फ ये सिंबल थोड़ी लिखते हो, इसके साथ कुछ लिखते हो ना। जैसे इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको वो चेंज दिखाना पड़ता है। तो आपने u के रेस्पेक्ट में किया तो थ्रू आउट इससे भी du, इससे भी du, इससे भी du, सब जगह आप को du से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ RU। इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोलूंगा इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्यों बोल रहा हूं इनडेफिनिट इंटीग्रल? क्योंकि आपको पता है इसमें कोई लिमिट डाला ही नहीं मैंने। लिमिट अगर डालूंगा तभी तो डेफिनेट आएगा, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ बोल रहा हूं इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ U। ये नोट पॉइंट ध्यान रहो कि अगर इफ देयर एग्जिस्ट, ये मैंने सिंबल 1000 बार बताया, किसका सिंबल है? देयर एग्जिस्ट का। तो मैथमेटिक्स में आपको पता है कि सिंबल्स यूज करके हम चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्रेस करते हैं, आसान बनाते हैं। So if there exists a vector S of U such that R of U is equal to DDU of S of U, अगर ऐसी बात है तो मैंने क्या माना कि S of U कोई एक वेक्टर है। ये वाला वेक्टर का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं u के रेस्पेक्ट में, तब मुझे वापस R of U मिल जाएगा। तो ये मैंने एज्यूम किया है। अगर ऐसी बात है तो फिर से आप इंटीग्रेशन लगाइए दोनों साइड में। तो आप इधर आप इंटीग्रेशन लगा रहे हो, इंटीग्रेशन R of U किसके रेस्पेक्ट में? du के रेस्पेक्ट में। फिर इंटीग्रेशन करोगे ddU of S of U किसके रेस्पेक्ट में? du के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला चीज आपको, और इंटीग्रेशन कट के ये वाला चीज मतलब नलीफाई हो जाएगा, और आपको इंटीग्रेशन d ऑफ एस यू का क्या होता है? s। तो यहां पे आप लिखोगे s ऑफ u। साथ में आपको c ऐड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर है। यहां पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये कोई स्केलर नंबर ना, ये कांस्टेंट वेक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट होगा u का। एलिमेंट्री कैलकुलस में हम लोग कोई भी c जो ऐड करते थे वो क्या होता था? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होता था, स्केलर होता था। अब क्योंकि यहाँ पे आप वेक्टर का इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा ये भी एक वेक्टर कांस्टेंट ही आएगा। मतलब कोई एक वेक्टर होगा लेकिन वो u पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने किया। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल अगर मेरे को बात करना है तो इसका मतलब मुझे लिमिट्स देनी होगी। तो इस पे आप लिमिट्स दे दो। इंटीग्रेशन ऑफ आर यू डी यू, ए से बी अब जा रहे हो तो इधर भी आप इंटीग्रेशन ए से यू डी डी यू ऑफ एस ऑफ यू डी यू करोगे तो ये नलीफाई हो जाएगा। डी ऑफ एस ऑफ यू का इंटीग्रेशन एस ऑफ यू होता है, और साथ ही साथ आपको प्लस सी ऐड करना रहता है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करना होता है। ठीक है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप इसका सिर्फ इस तरह से दिखाओगे और फिर इसको ब्रैकेट में ए से बी तक दिखा दोगे। मैंने आपको पूरा दिखाया कि मान लीजिए लिमिट नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ये करोगे तो एस ऑफ यू प्लस सी मिलेगा। अब उसके बाद फिर आप उसका लिमिट्स पुट करो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ सी, मतलब एस ऑफ अपर लिमिट माइनस एस ऑफ लोअर लिमिट। यहां पे आपका ए होगा, एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए आ जाएगा। समझ में आया? तो ये रहा आपका, आपने लिमिट पुट कर दिया। सब कुछ सेम है। कैसा है? एनालॉगस है, जो आपके एलिमेंट्री इंटीग्रल कैलकुलस में आपने पढ़ा है।
सेम चीज वहां पे यहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल है, बस थोड़े बहुत चेंजेस। जैसे मैंने बताया, ये आपका कांस्टेंट वेक्टर होता है ना कि स्केलर होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आर ऑफ यू यहाँ पे एक वेक्टर है तो इसके 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे आई जे के। तो ये पूरी समरी हो गई किसकी? ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स। ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में एक और एक ही कोई स्केलर वेरिएबल रहेगा, जिसको हम लोग यहां पे u से शो किए हुए। समझ में आया? नोट करिए। एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है ना। टफ कहने के लिए हमारे लिए कोई भी टफ नहीं। हमारे लिए क्या होता है? हलवा होता है। उसको 2 तरह का हलवा होता है, एक मीठा होता है, एक नमकीन होता है। जो नमकीन वाला होता है उसको उपमा बोलते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर पे जाता तो वो खाता हूँ। मीठा वाला भी, नमकीन वाला भी, दोनों। आपको जो टेस्ट पसंद है वही मानिए हलवा है। आप पूरे परिवार के साथ मिलकर के आराम से खाइएगा। इसलिए हम छोटा छोटा टॉपिक उठा रहे हैं, तो सबको हम प्रॉब्लम्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब मूव ऑन करेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो इसको देखिए। अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इंटीग्रल्स जो अभी सीखा वो काफी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए मजा आएगा। आर ऑफ यू इज इक्वल टू यू माइनस यू स्क्वायर आई कैप प्लस 2u क्यूब जे कैप माइनस 3k कैप। और आपको बोला कि फाइंड करिए इंटीग्रेशन आर ऑफ यू डी यू और इंटीग्रेशन आर ऑफ यू डी यू 1 से लेकर के 2। एक इनडेफिनेट इंटीग्रल बोला और एक बोला आपको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करिए। तो हमने सीखा कि जब आप इंटीग्रेशन आर ऑफ यू डी यू फाइंड करोगे तो बस थ्रू आउट आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा देना पड़ेगा, और तो कुछ करना है नहीं करना। तो आप क्या करोगे? लगा दो इधर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन u माइनस यू स्क्वायर आई कैप आप बाहर ले लो, इधर लिखो डी यू प्लस जे कैप रखो इधर, इंटीग्रेशन 2u क्यूब डी यू माइनस 3 इंटीग्रेशन माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। आप 2 भी बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप रखो डी यू बस। और एक कांस्टेंट वेक्टर है वो रहने दीजिए उसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप देखो यहाँ 1 है ना, तो 1 आई कैप आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए। u का इंटीग्रेशन क्या होता है? u स्क्वायर बाई 2। u स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है u क्यूब बाई 3। इतना पता है मुझे। हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, समाप्त। प्लस 2j कैप, u क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? u 4 बाय 4 माइनस 3k कैप, और du का इंटीग्रेशन क्या होता है? u होता है, और प्लस लिखेंगे आप c। आई कैप, इसको आप सिंप्लीफाई करने का मन है तो कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो मैं इसी तरह से छोड़ दे रहा हूं, रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पावर अलग अलग है ना, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिंप्लीफाई करना है इसको एलसीएम लेके तो कर सकते हैं। प्लस इसको आप काटना है तो काट सकते हैं, तो इधर जे कैप रखिए और अंदर में हो जाएगा आपका u टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3k कैप, और अंदर में हो गया आपका u प्लस ये हो गया c। बस, और कुछ करना है क्या? नहीं, हो गया। ये रहा आपका पहला पार्ट। आर ऑफ यू को आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल ये क्या आ गया? ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर है। तो ये हो गया पूरा सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें सॉल्व करना है डेफिनिट इंटीग्रल, मतलब लिमिट्स पुट करनी है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 2 आर ऑफ यू डी यू। अब ये समझिए कि जो भी हम लोग लिमिट देते हैं ना, तो ये जानना जरूरी है कि लिमिट किसका है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? u के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहां पे जो लिमिट दिया गया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये u का लिमिट दिया गया है। तो जनरली सही लिखना इस तरह से रहता है, u इज इक्वल टू दिस। जैसे हम लोग डबल और ट्रिपल में जाएंगे तो उसमें आपको लिमिट पहचानना जरूरी है कि कौन से वेरिएबल का लिमिट है। तो यहां पे अगर सिर्फ इस तरह से लिखा है ना, तो आप समझ जाइएगा यहां पे जो है आपका वेरिएबल, उसी का लिमिट बता रहा है आपको 1 से लेके 2।
तो क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं, तो मैं नहीं लिख रहा। इज इक्वल टू, अब पहले वाले प्रॉब्लम में भी आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इंटीग्रेशन, कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले इंटीग्रेशन को उठा लूंगा और इसमें लिमिट पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा आई कैप यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू क्यूब बाई 3 प्लस जे कैप u टू द पावर ऑफ 2 और माइनस 3 के कैप u। अब मैं c इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर है। पहला वाला लिमिट जब आप पुट करोगे, जब इसमें आप 2 डालोगे, तब इसमें तो c आपका रहेगा ही। मान लो 2 2 2 2 डाला आपने, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर आपको इससे माइनस करना है, सेम चीज आप लिखोगे, फिर यहां पे आप c करोगे, है ना। तो सिर्फ क्या बदलेगा, यहां पे आप एक बार 2 2 2 2 डालोगे, लास्ट में यहां पे 1 1 1 डालोगे, लेकिन इसमें और इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। इसलिए मैं इस चीज को यहां पे नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। इसको अभी देने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट तो नहीं आता, वो कैंसिल हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूं। देखो, आपको ब्रैकेट्स यूज करना हो, वर्टिकल लाइन यूज करना पड़े, करली ब्रैकेट यूज करना पड़े, पैरेंथेसिस यूज करना पड़े, जितनी मर्जी जो यूज करना पड़े करो, लेकिन साफ सुथरा ऑर्डर में बनाओ। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा देखने में, क्योंकि ये एकदम मुझे पूरी तरह से क्लैरिटी दे रहा है कि अच्छा ये वाला पार्ट आई का है, ये वाला पार्ट जे का है, ये वाला पार्ट के का है। पूरी तरह से क्लैरिटी हो गई। और लिमिट मैं पुट कर रहा हूं 1 से लेकर के 2 में। अब आपको पता है क्या करना रहता है, एक बार आप 2 डालोगे, अपर लिमिट डालोगे, माइनस करोगे और फिर लोअर लिमिट डालोगे। तो यहां से मैं डाल दे रहा हूं एक बार आई कैप 2 डाल दो। 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाई 2, 2 क्यूब बाई 3 प्लस जे कैप 2 टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 3 के कैप 2। ये हो गया आपका पहला पार्ट। फिर माइनस करिए। अब जो डालना है आपको वो 1 डालना है, तो यहां डालोगे 1 बाई 2। अब लिखने का जरूरी है क्या, 1 स्क्वायर 1 क्यूब, ये तो अंडरस्टूड है। 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, ये पहला पार्ट, प्लस जे कैप यहां पे हो जाएगा 1 बाई 2, फिर माइनस 3 के कैप, ये हो जाएगा आपका 1। परफेक्ट हो गया। इक्वल टू लिखिए आई कैप, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कटेगा, 2 दूनी 4 बाई 2 करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बाई 3, सो 2 माइनस 8 बाई 3। मैं स्टेप जंप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये सब करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, बट फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो सही सही करना जरूरी होता है। जे कैप ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटा 2 मतलब 8 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 के कैप, ये बन गया 6 कैप बन गया। इसको मैं सॉल्व करके इधर ही लिख देता हूँ, 2 माइनस 8 बाई 3, 3 दूनी 6 माइनस 8 माइनस 2 बाई 3, ये बना हमारा माइनस 2 बाई 3। माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 माइनस 2 1, तो ये 1 बाई 6, तो आई कैप 1 बाई 6 प्लस जे कैप 1 बाई 2 माइनस यहाँ पे के कैप अलग रखिए और मैं 3 को अंदर दे रहा हूँ, तो ये हो गया अंदर में 3। नंबर साथ में और सारे वेक्टर्स अलग अलग रहते हैं, तो आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई वाले के साथ माइनस करना है, तो आई कैप देखो, माइनस 2 बाई 3 को माइनस करना है 1 बाई 6, माइनस 2 बाई 3 को माइनस करना है 1 बाई 6 के साथ, तो ये 6, 3 दूनी मतलब माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 बाई 6,
ये हो गया -5/6, परफेक्ट। जे रहने दीजिए। इसके बाद 8 - 1/2 करना है। 8 - 1/2, 8 दूनी 16 -1 मतलब 15/2। उसके बाद -6 माइनस ऑफ माइनस दिस, मतलब ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 + 3, -6 + 3 मतलब -3। तो यहाँ पे -k रहने दीजिए और 3 कर दीजिए। तो आपका फाइनली ये मिला है इंटीग्रेशन r(u) du 1 से लेके 2। ये वाला आपका है आंसर। ये आ चुका है आपका आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, कोई भी परेशानी नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t greater than equal to 0 is given by a equals to dv/dt equals to 12 cos 2t I cap minus 8 sin 2t j cap plus 16t k cap. If the velocity v and the displacement r are 0 at t is equal to 0, find v and r at any time. क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अच्छा सुनिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया था और मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो कांस्टेंट है वो स्केलर नहीं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, c क्या है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर है। आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये वाला है एक स्केलर नंबर नहीं है, एक वेक्टर है। और दूसरी बात कि ये जो है किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसका इंडिपेंडेंट होगा। पिछले वाले प्रॉब्लम में आप u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ u होना चाहिए, मतलब इसमें भी कोई भी u वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें दिया हुआ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू 12 cos 2t I कैप, ब्रैकेट में रखना है रख सकते हो, माइनस, या इस तरह से हम रखते हैं, देखो प्लस रखते हैं सब कुछ और ब्रैकेट में सिर्फ माइनस वाले कोएफिशिएंट्स वाले रख दूं, तो इसको हम माइनस साइन 2t लिख सकते हैं और प्लस 16t k कैप भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट। ब्रैकेट में लिखना इसलिए आसान रहता है या सुविधा होता है ताकि हमें साइन में कंफ्यूजन ना हो, वरना फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ डिवाइड करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आप वैसे भी फॉलो करें, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि ब्रैकेट में चीज़ें रहती है तो मुझे साफ साफ दिख जाता है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है और साथ ही साथ आपको डिस्प्लेसमेंट आर भी फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि ये अगर फंक्शन है, मैंने आपको सिखाया था कि आर ऑफ यू डी डी यू ऑफ एस ऑफ यू, ये था कुछ। अगर आपको एस ऑफ यू निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे यू के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे अगर आपको v निकालना है तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे t के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो वही रूल लगाते हैं। तो v क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे dv/dt को किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट करते हैं, dv/dt मतलब ये थ्रू आउट आपको dt से मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई, ये dv/dt तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, dt मल्टीप्लाई करके आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे आप लिखोगे i कैप, पहले लिख लो, लिखो इंटीग्रेशन 12 cos 2t, ये ब्रैकेट में रखो, लिख दो dt। इस तरह से मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। प्लस j कैप लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे, ये वाला उठाइए, तो -8 sin 2t, फिर लिखेंगे हम dt, फिर प्लस k कैप, इंटीग्रेशन दो, इस वाले ब्रैकेट वाले टर्म को लिख दो 16t, फिर इंटीग्रेट करिए dt। अब यहाँ पे आपका कुछ भी लिमिट डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे c। ठीक है, इंटीग्रेट करें, i कैप रहेगा
12 कांस्टेंट है बाहर। cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें तो हमको पता है कि ddx ऑफ sin x ये होता है हमारा cos x, और ddx ऑफ cos x ये होता है माइनस sin x। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन cos x का करते हो तो ये मिलता है आपको sin x, और इंटीग्रेशन अगर sin x का करते हो तब ये मिलता है हम लोग को माइनस cos x। जनरली ये कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस में, इसलिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन करना है cos t का, तो इसका मतलब साइन बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sin 2t। अब जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो बाई 2 कर देते हैं। हो गया, इसका इंटीग्रेशन का काम तमाम, ब्रैकेट में रहने दीजिए। प्लस जे कैप करेंगे, ब्रैकेट खोलिए, इसका इंटीग्रेशन क्या है -8, तो -8 ही रहेगा। sin 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2t, तो माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आप 2 रखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है आपका 2 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन का माइनस ये होता है, इसको आप रखिए ब्रैकेट में। मुझे पता है कि बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस के कैप 16 रहने दीजिए, t का इंटीग्रेशन t² बाय 2 होता है, और प्लस c रहने दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16। आई कैप ब्रैकेट में रहेगा 6 sin 2t प्लस जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 cos 2t प्लस के कैप 8t² और प्लस c। ये आपको मिला है वेलोसिटी। क्या मिला आपको, वेलोसिटी मिला विथ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन आपको बोला कि इफ द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब आपको एक कंडीशन दिया कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी है 0, तो आपको ये वेलोसिटी तो इक्वेशन निकला है। ये कंडीशन इसलिए दिया गया है ताकि आप ये कांस्टेंट निकाल सकें। तो मुझे पता है कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी हो जानी है 0, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं लिख दूंगा वेलोसिटी मतलब 0 इक्वल टू आई कैप 6 sin 2 इंटू 0 हो जाएगा, परफेक्ट, प्लस जे कैप 4 cos 2 इंटू 0 हो जाएगा, रहने दीजिए, के कैप 8 इंटू 0 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी रहने दो। ये वाला टर्म हो गया तो पूरी तरह से 0। ये क्या बन गया, cos 0 1, तो ये बन गया है मेरा 1। ये वाला टर्म भी हो चुका है हमारा 0। अगर ये बात है तो 0 को आप क्या लिखेंगे, ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बच गया आपका 4j, 4j कैप प्लस c। तो यहां से आपको c जो मिला है ये और कुछ नहीं, -4j कैप आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू मिला है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं दिस -4j। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस लाइन में नहीं लिख रहा, अलग सा लाइन उठाया, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वाला पूरा आई कैप 6 sin 2t प्लस जे कैप 4 cos 2t प्लस के कैप 8t² माइनस 4j कैप। ये बन गया आपका वेलोसिटी। यही तो पूछा था आपसे, किसी भी टाइम t पे दिस इज योर वेलोसिटी एट टाइम t, तो आप लिखोगे ये और कुछ नहीं, ये मेरी वेलोसिटी है एट एनी टाइम t, ठीक है। अब निकालना है आपको r मतलब डिस्प्लेसमेंट, और आप जानते हो कि रेट वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो जब आपके पास वेलोसिटी है तो आपने ये निकाला वी नो v इज इक्वल टू क्या, dr/dt होता है ना ये। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये और कुछ नहीं, ये आपका dr/dt है। तो आप लिखोगे dr/dt इज इक्वल टू i कैप 6 sin 2t प्लस j कैप 4 cos 2t प्लस k कैप 8t स्क्वायर। अब -4j कैप, तो इसको आप इधर भी रख सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ही रख देते हैं, j वाला टर्म है ना। तो 4 cos 2t रख दीजिए और -4 कर दीजिए। तो जब आप ब्रेक करेंगे तो -4j आ जाएगा। तो मैंने इसका इस साइड एक साथ रख दिया प्लस k कैप 8t स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सो r निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। कहां से कहां तक, अभी तो आपको लिमिट नहीं पता, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। थ्रू आउट आप t के रेस्पेक्ट में इसका फिर से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो i कैप रहने दीजिए इधर, इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट निकाल लेते हैं, या रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 6 sin 2t dt, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, प्लस j कैप लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 4 cos 2t - 4 dt प्लस इंटीग्रेशन प्लस k कैप इंटीग्रेशन 8t स्क्वायर dt। सबका भी इंटीग्रेशन निकालिए। यहां लिखिए i कैप इंटीग्रेशन 6 का 6 रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, ये बन जाता है माइनस कॉस। तो ये बन जाएगा आपका -cos 2t/2। ये तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, प्लस j कैप, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां लिखेंगे आप 4 sin 2t/2, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन होता है, माइनस तो नहीं होगा। और यहाँ पे 4 है तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो 4t हो जाएगा। ये बन गया आपका दूसरा, प्लस k कैप करते हैं, ये बनेगा 8 और t³/3। थोड़ा सिंप्लीफाई, और क्योंकि यहाँ पे आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से ऐड करना पड़ेगा। तो मैं मान ले रहा हूँ इसमें d मान दे रहा हूँ, क्योंकि पहले में c माना था तो इस बार d मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको d हो गया। तो r इज इक्वल टू, इसको काटिए, सिंप्लीफाई करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4। सो ये बन गया आपका -3 cos 2t i कैप -3 cos 2t प्लस j कैप 2 sin 2t -4t प्लस k कैप 8/3 t³ और प्लस d। और आप जानते हो कि किसी भी टाइम t = 0 पे आपका r क्या होना चाहिए, 0। इफ द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0 एट t = 0। तो जैसे मैंने वेलोसिटी में पुट किया था तो यहां पे पुट कर सकता हूं। तो यहां पे जानता हूं वी नो एट t = 0 आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। तो आप इसमें r को 0 पुट करिए। मैं जानबूझ करके इतना मैंने बनाना होता तो मैं कब का झट से बना दिया होता, लेकिन मेरा मकसद है कि ये आपको, आप जब लेक्चर अटेंड करें तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हलवा ही लगना चाहिए, ठीक है। आपको वो चकती या होता है ना कुछ सॉफ्ट, मतलब हार्ड चीज़, ताकि आपको काट करके खाना ना पड़े, आप बस आराम से घोट के खा सकें। वरना हम बनाने का कब का बना के चल गए होते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, बहुत स्लो चलेंगे और हर प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जनरली ना स्किप मार देते हैं लोग, और आपको पता है कि हम स्किप मारने देंगे नहीं। अगर सीख रहे हैं मेरे से तो हम तो पूरा सिखा के रहेंगे। तो t = 0 r = 0 होना है।
तो इधर 0 मारो, इक्वल टू आई कैप -3 cos 2 इंटू 0 प्लस जे कैप 2 sin 2 ऑफ 0 -4 0 प्लस के कैप 8/3 इंटू 0 क्यूब प्लस डी। देखते हैं क्या क्या 0 बनता है। तो ये cos 0 1 बनेगा, ये तो हो गया पूरी तरह से, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म हो गया 0। फाइनली आपको मिला 0 इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस डी। तो यहां से आप डी बोलोगे, या डी और कुछ नहीं, डी है 3 आई कैप के। तो फाइनली आपका लास्ट में आप बोल सकते हो कि आर जो है ये आपका आई कैप -3 cos 2t प्लस जे कैप 2 sin 2t -4t प्लस के कैप 8/3 t क्यूब, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3i कैप। ये बन गया। आपको i को इधर घुसा के रखना है तो आप रख सकते हैं, +3 यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको इधर कर दिया और यहाँ से इसको भगा दिया, इधर i को कॉमन ले लिया। अब इसको -3 +3 मत काट देना, क्योंकि यहाँ पे -3 cos 2t के साथ एसोसिएटेड और +3 आपका अलग है। तो ये जो आपका आंसर आया r इज इक्वल टू, ये वाला वेक्टर कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाँ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। तो मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इंटीग्रल ऑर्डिनरी वेक्टर इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से आपको सिखा दिया है। उसका एप्लीकेशन भी 2 प्रॉब्लम लेकर के हम लोग कर चुके हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन a क्रॉस d2a बाई dt2 विथ रेस्पेक्ट टू dt। इसका प्रीवियस वाले लेक्चर्स का एप्लीकेशन का काम लगेगा। मैंने आपको रिलेशन सिखाया था। तो देखिए मैं फाइंड कर रहा हूं a क्रॉस da बाई dt, a क्रॉस da बाई dt, d बाई डी टी ऑफ a क्रॉस da बाई dt। आपको पता चलेगा क्यों। मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स रहे और उसका डेरिवेटिव जब आपको निकालना रहे तो क्या करते हो आप, सबसे पहले तो पहला वेक्टर लिखते हो, क्रॉस कर देते हो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो यहां से आप लिख सकते हो डी डी टी ऑफ डी ए बाई डी टी, ठीक है। फिर लिखते हो प्लस, फिर दूसरा वाला वेक्टर लिखते हो तो डी ए बाई डी टी करोगे और क्रॉस कर दोगे डी बाई डी टी ऑफ पहला वाला वेक्टर। तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या, डी बाई डी टी ऑफ ए, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, मतलब पहले ए लिखा, फिर क्रॉस किया डी 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 टी ऑफ ये, फिर प्लस डी ए बाई डी टी लिखा और उसके बाद फिर क्रॉस कर दिया ये वाला प्रोडक्ट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस d2a बाय dt2। अब यहां पे देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? अगर मैं आपसे पूछूं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये बताइए, तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा n कैप, ये होता है। अब मैं a क्रॉस a कर दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर साइन, अब बताइए 0 क्या होना चाहिए, थीटा, क्योंकि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर पे एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा 0, है कि नहीं। तो ये पूरा का टर्म आपका बन गया 0। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0, तो ये वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली बन गया मेरा 0। हमको ये पता चला कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर है, हमको एक्चुअली यही चाहिए था। तो अब मैं लिखूंगा वी नो a क्रॉस d2a
बाई डी टी टू, ये क्या होता है, ये वाला टर्म, मतलब डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस डी ए बाई डी टी। इसमें सब्सटीट्यूट करिए, इंटीग्रेशन लिखेंगे ए क्रॉस डी टू ए बाई डी टी टू विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे डी डी टी ऑफ ए क्रॉस डी ए बाई डी टी। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तब डी टी नलीफाई हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा आपको, और इधर तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहना पड़ेगा, तो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी ये बन गया, और प्लस सी। तो फाइनली आपका आंसर है कि ए क्रॉस डी टू ए बाई डी टी टू, इसको आपको डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो ये बन जाता है आपका ए क्रॉस डी ए बाई डी टी विथ सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ध्यान रहे यहाँ स्केलर नहीं है, यहाँ पे आप सी को मान सकते हो कि C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ये वाला वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट होगा उसके जो मर्जी हो उसके वेरिएबल से। तो आज हम लोग सीखे काफी अच्छा सा छोटा सा सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम था ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स। मैंने सोचा था कि इसी में घुसा दूं सब, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल घुसा करके 1-1.5 घंटा में पूरा वेक्टर इंटीग्रेशन निपटा दूं, लेकिन अगर मैं वैसा करूं तो आपके साथ हो जाएगा नाइंसाफी। उसको टीचिंग नहीं बोलेंगे, उसको चीटिंग बोल देंगे कि सर कैसे आपको भी लगेगा अरे बहुत ही, सर ने तो कोर्स काफी कंटेंट खत्म कर दिया, एक ही लेक्चर में सब चीज खत्म कर दिया, लेकिन वो नहीं है। उसमें क्या है, आपको फॉर्मूला दिखाना था, छपवाना था, हो जाता, खत्म हो जाता, लेकिन आपका मेरा पर्पस है कि आपसे सवाल बने। सवाल आपसे तभी बनेंगे जब आप क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक टॉपिक आपको दिखाया ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स, उससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स कराए। ठीक है, प्रॉब्लम्स चलता रहेगा। देखिए एलपीपी है ना, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें जैसे जैसे हमारे डाउट्स आते रहते हैं, कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम्स आते रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो सब प्लेलिस्ट में डलते ही चले जाएंगे। उसका कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। मान लो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर भी एक कोई प्रॉब्लम छूट गया, कहीं से नया प्रॉब्लम जन्म ले लिया, किसी ने कोई पूछ दिया, ठीक है, अच्छा ये मार्केट में आया नया लेटेस्ट प्रॉब्लम, चलो उसको सॉल्व करते, तो वो आपके ऐड होते चले जाएंगे। तो जैसे आपका एलपीपी का कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद उसमें डाउट वाले प्रॉब्लम्स आते चले जा रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा वो तो मैंने गुस्से से छोड़ा है, ब्रेक लगा हुआ है ताकि आप लोग को थोड़ा सा बुद्धि आए, समय के बाद आएगा वो, जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर से उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो सब आते रहेंगे। वेक्टर एनालिसिस ये 3rd कोर्स हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। कंप्लीट होने के बाद भी प्रॉब्लम्स का वैरायटीज है ना, अलग अलग वैरायटीज का प्रॉब्लम्स हम लोग उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक है, पर्पस यही है लेक्चर अटेंड करने का कि आपसे क्वेश्चंस बने, यही है मकसद। वरना तो इतने सारे कोर्सेस हैं, अरे कहीं पे भी पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, हर जगह ज्ञान बट रहा है, जिससे लेना है ले लो, लेकिन आपको वहीं से ज्ञान लेना चाहिए, आपको वहीं से मतलब आपको विजडम आपका खुद से स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं कहां से क्या चीज पढ़ूं जिससे मेरे क्वेश्चंस बन जाए। अगर आपको कोचिंग नहीं करके अगर क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं सेल्फ स्टडी से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उतना पैसा फूकने का जरूरत भी नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको खुद से तैयारी करने से नहीं हो रहा है वो, तो किसी के गुरु का मार्गदर्शन लें, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। ठीक है, आप अपना सेल्फ गुरु बन सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ा सा और तैयारी की ज़रूरत है, तो जहाँ पे है तो आप पैसा दें, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन सीखने में कभी भी कोताही ना करें। नहीं मैं ये इधर बहुत ज़्यादा चार्जेस है, उधर बहुत ज़्यादा चार्जेस है, अरे वो लोग उतना मेहनत कर रहे हैं, उतना घंटे घंटे पढ़ रहे हैं, तभी तो उतना चार्ज करते हैं ना। हमारा क्या है, हम लोग अपना काम करते हैं, अभी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बना देते हैं आप लोग के लिए लेक्चर। ठीक है,
लेकिन हम लोग भी अगर फुल टाइम डेडिकेशन यहाँ से देते तो ऑब्वियसली पेड रखना पड़ता ना, चार्जेस रखना पड़ता, मजबूरी थी। क्योंकि फिर साधन क्या रहता है ये बताइए, कि आपका साधन रहता फिर अगर कोई भी बंदा कोई इंस्टीट्यूट खोले हुए है तो वो घर तो चलाएगा ना अपना, कैसे चलाएगा, वो कहाँ से आएगा उसका सोर्स ऑफ इनकम। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर जगह हर चीज़ से हर किसी से आप अगर बोलेंगे फ्री है फ्री में कर दो, फ्री में कर दो, तो पॉसिबल नहीं है ना। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, आप पूरा इकोनॉमिक्स से कोलैप्स कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं सब चीज़ फ्री में कर दो। फ्री करना किसका काम होता है, वो गवर्नमेंट का काम होता है। तो जो गवर्नमेंट आपको फ्री सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है वो अच्छा कर रही है। लोग कुछ बेवकूफ़ लोग फ्रीबीज, अरे तुम्हारे टैक्स का पैसा तुम्हें रिटर्न करके गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, यही गवर्नमेंट का काम होता है। नहीं पढ़े हो तो इसीलिए छोटा बुद्धि है ना, तो क्रिटिसाइज करते रहते हो। और जो कोई हेविली चार्ज कर देता है ना, दिस इज वेरी प्रोफिशिएंट गवर्नमेंट, बहुत अच्छा चार्ज कर देती है। गवर्नमेंट इज नॉट कॉरपोरेट। ये सब बुद्धि कब आई, कब सीखेंगे आप लोग। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस फर्म के लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना वो पैसे के लिए होता है, उनको पैसा कमाना होता है। गवर्नमेंट जो होता है इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर्वेंट्स हैं वो आपके, तो आप उनको मालिक बना के बैठे हो। और जो प्राइवेट में अपना बिजनेस चला रहे हैं उनसे आप भीख मांग रहे हो, फ्री कर दो फ्री कर दो। क्या ये पढ़िए, एनसीईआरटीज पढ़िए ना, एनसीईआरटीज पढ़िए। नहीं पढ़े हैं, पूरा एजुकेशन रॉन्ग हो गया है, पूरा इकोनॉमिक्स से कोलैप्स करा दे रहे हैं आप लोग, सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा दो। वैसा सही नहीं है। सही को सही, गलत को गलत पहचानना सीखिए क्या है, ठीक है। बहुत ज्ञान दे दिया, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।